तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्नस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सेल्फ ब्रजेश सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है कि जबरदस्त जो है कि आपको जो है कि एक लेसन स्टार्ट होने वाला है। फिजिक्स के वो सारे पार्ट और फिजिक्स के वो सारे भाग जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले होते हैं, हर क्लास में आता है। तो उन सब के बारे में जो है कि हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करते चलेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट्स होते हैं, जो आने वाले एग्जाम में हमारे बहुत काम आते हैं, तो वो सारे कंसेप्ट को, वो सारे पॉइंट्स को हम जो है कि सब प्रकाश फिजिक्स के सारे पार्ट्स को थोड़े थोड़े भाग में उसके पूरे पार्ट को हम जो है कि एक्सप्लेन करते जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हर क्लास से संबंधित रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और आप जो है कि इसमें जितने भी रूल्स और नियम्स हैं उनको आप समझते जाइएगा और करते चलिएगा। चलिए देखते हैं, ज्यादा समय न देर करते हुए आइए फिजिक्स के हम पहला पार्ट हम देखते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वो पहला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, इस तरह से कई पार्ट इसके बनाए हो मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। फिजिक्स का जो पहला पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो फिजिक्स के वो सारे कंसेप्ट जो है इसमें क्लियर होने वाले हैं आपको। ठीक है ना, इसमें फिजिक्स के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाले हैं। सारे इसमें पॉइंट्स है, सारे नोट्स इंपॉर्टेंस है। फिर उसके जो है सूत्र है, उसके फॉर्मूले हैं, उस पर होने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है ना, तो सारा चीज आपको इसमें क्लियर कराया जाएगा। मतलब फिजिक्स का सारा टोटल जो हम शुरू से लेकर जो है कि 10वीं तक हम जो पढ़ते हैं, तो उसका सारा पार्ट इसमें रहेगा। ठीक है ना, 10वीं 11वीं तक पढ़ते हैं, उसका सारा पार्ट इसमें रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उसका नोट्स बना लीजिएगा। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब चीज मेरे प्यारे बच्चों सब आने वाला है इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है ना, पार्ट 1 में हम देखते हैं फुल एक्सप्लेनेशन है। इसमें देख लेते हैं कि फिजिक्स के जो है कि भौतिक विज्ञान को सारे पार्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जितने फार्मूले हैं, शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए, मापन क्या होता है शुरुआत से यही फिजिक्स में हुआ है। ठीक है ना, शुरुआत से ही आप जो है कि आप जानते हैं कि बहुत पहले जो है कि आप जानते थे कि इस तरह से जब खोज नहीं हुई थी, डिस्कवरियां नहीं हुई थी मापन का, मतलब कैसे मापा जाए, तो उस समय मेरे प्यारे बच्चों किसी न किसी बर्तन से जितना लिया जाता था उतना दिया जाता। हाथ से अब क्या करते थे, हाथ से लेते थे और हाथ से देते थे, किसी बर्तन से माप के देते थे, लेकिन उसमें एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होता था, रियली मेजरमेंट नहीं होता था। ठीक है ना, क्योंकि जब हम लेने देने का कोई भी खाद्य पदार्थ लेते देते थे, तो पहले वजन नहीं था, पहले मापन नहीं था। ठीक है, तो उसको किसी न किसी बर्तन से, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो बर्तन था उसी बर्तन से उतना दे देते थे। ठीक है ना, आटे को लेना होता है, या तो आप समझिए कि चावल धान गेहूं जो भी लेना होता था, तो उसको एक बर्तन से भर के लेते थे, भर के देते थे, लेकिन उसमें मेजरमेंट एक्चुअल पता नहीं चलता था। पहले खेतों का मापन जो होता था मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको जो है कि क्या करते थे, पग से मापते थे, पग से ऐसे चल के मापा जाता था। ठीक है ना, इसके बाद जो है कि फिर इसके बाद वो एक डंडा बना लिया था, डंडे का मेजरमेंट करके जो है उसको लाठी से मेजरमेंट करके, जो लाठी होता था लाठी से मेजरमेंट किया जाता था। उसमें कहीं ना कहीं समझिए क्या होता था, जब सेटिस्फाइड लोग नहीं होते थे, संतुष्ट नहीं होते थे, तो उसमें कम ज्यादा कहीं ना कहीं हो जाता था। ठीक है, फिर कपड़े का मापन होता था। कपड़े का मापन एक नॉर्मल जो है कि किसी न किसी जो कि धागे से, या किसी न किसी कपड़े जो पहले वाले होते थे, तो उसको जो पहनते थे तो उसी से माप कर किया जाता था, लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट नहीं हो पाता था, या तो ज्यादा हो जाता था या तो कम हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत पहले से, मतलब ये बहुत पहले थी, जो एक्चुअल मेजरमेंट न होने की वजह से आपसी एक टकराव भी हो जाता था। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल मेजरमेंट कब शुरू हुआ, कैसे खोज हुई, ठीक है ना, इसका खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, कौन पर्सन उसकी खोज हुआ था, इसका किस प्रकार से कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापन होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मापन, ठीक है ना, जिसको माप करते हैं। खाली यदि ये शब्द को हम लेते हैं या माप कर लेते हैं इतना, तो ये मापन होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो इसका जिसका माप करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से इसको हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देखते हैं, तो कह रहा है कि मेजरमेंट की परिभाषा क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। आप इसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमने बताया कि टोटल जो है हर क्लास का जो है कि ये सब हर क्लास में जहां जहां पे जिस क्लास में है, तो टोटल इसमें फिजिक्स का जो है एक्सप्लेनेशन है पूरा। आइए देखते हैं, किसी पदार्थ कह रहा ना, यहाँ पर कह रहा है किसी पदार्थ, यहाँ पे ले लेंगे, कह रहा है किसी पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति से, किसी पदार्थ, व्यक्ति या वस्तु से संबंधित, मतलब होता है उससे जो संबंध, उसका जो रिलेशन होता है, भौतिक राशियों, कौन सी राशियां होती हैं, भौतिक राशियां, जैसे लंबाई है, आयतन है और समय है, ठीक है ना, का मानक मात्रकों। मानक मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसका मापन आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में, ठीक है ना, मापन, और मापन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मानक जो माना जाता है, तो ऐसा मानक होता है कि आप उसका मेजरमेंट यदि यहां पर कर रहे हैं तो वही होगा,
आप कहीं बाहर भी कर रहे हैं तो वही होगा। इस कंट्री के अलावा किसी भी कंट्री में करेंगे तो उसी से मेजरमेंट, जैसे वजन है, कोई भार है, ठीक है ना, कोई पदार्थ है तो उसका वजन आज के समय में करेंगे तो ग्राम में, किलोग्राम में इसी में होता है। फिर हमारे कपड़े की जो लंबाई होती है मीटर में, मीटर सेंटीमीटर में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जो मेजरमेंट यहाँ पे होता है वही मेजरमेंट जो है कि बाहर कहीं भी दुनिया के किसी कोने में उसी का प्रयोग किया जाए, उसी से किया जाए तो समझ जाओ कि एक वह मानक हो जाता है, एक वह स्टैंडर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसको क्या करते हैं, हम मापते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि लंबाई, आयतन, समय का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक, शुद्ध का मतलब कोई उसमें गड़बड़ी नहीं हो। जैसे पहले हम बताए थे कि जो बर्तनों से माप कर लेते थे तो बर्तन, जो पहले के मिट्टिया के बर्तन छोटे बड़े हो जाते थे, छोटे बड़े हो जाने की वजह से उसमें जो कम और ज्यादा हो जाता था तो आपसी एक टकराव हो जाता था, ठीक है ना। या तो हम खेतों के बंटवारा करते थे तो उस समय जो कड़ी उड़ी का मेजरमेंट नहीं था, जो एक्चुअल सही शुद्ध जो है कि मापन हो, पहले जो है कम फुट स्पान, ये जो हम अपने पैरों से ही माप लेते थे, उसमें भी कम ज्यादा हो जाता था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब किसी भी कर रहा है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति से कर रहा है कि संबंधित भौतिक राशियां, जो भौतिक राशियां हैं जिसमें लंबाई, आयतन, समय, इनका जो मापन सही हो, करेक्ट हो, कोई कम और ज्यादा न हो, ठीक है ना, वही जो कहलाता है, वही जो संख्यात्मक मान से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम संख्या के मान से प्रदर्शित करते हैं, वही मापन कहलाता है, ठीक है ना, वही मापन कहलाता है। यदि मेरे प्यारे बच्चों हम अपने भाषा में समझें तो ये कहने का मतलब यह है कि किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति से, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं किसी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु से कह रहे हैं कि जो भौतिक राशियां होती है, ठीक है ना, जिसका लंबाई है, आयतन है, समय है, जिसका मापन हम शुद्ध या सही करते हैं संख्या के रूप में, शुद्ध या सही करते हैं, संख्या के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, बस उसी को मापन कहते हैं। आप ऐसे भाषा में इसको अपना तैयार कर सकते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि हम या ऐसा भी कह सकते हैं कि लंबाई और आयतन, समय का जो मापन शुद्ध और सही संख्यात्मक रूप में करते हैं, संख्यात्मक रूप में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो कह रहे जैसे सब्जियों के भार का मापना किलोग्राम में होता है, तो किलोग्राम में यहाँ पे मापेंगे, बाहर देश में भी जाएंगे तो वही मापेंगे, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड है ना, वो स्टैंडर्ड मानक माना गया, दुनिया के किसी कोने में सेम उसी से ही मापा जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा जो है कि दूध की मात्रा को लीटर में मापते हैं और यहाँ पे कपड़े की लंबाई को मीटर में मापते हैं। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये मानक जो स्टैंडर्ड कहलाता है, ये मानक होता है जिसको स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है कि जिसका प्रयोग हर जगह हो वो स्टैंडर्ड हो जाता है ना, वो स्टैंडर्ड हो जाता है। जैसे कहने का मतलब स्टैंडर्ड एक आम भाषा में समझे, जैसे बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग का जो है कि पहनना उठना, ठीक है ना, तो वो नॉर्मल भी कपड़े को यदि बड़े लोग पहनते हैं तो वो स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है ना। और हम लोग जैसे गरीब हैं और किसी चीज को पहले तो स्टैंडर्ड नहीं होगा, बट क्या है कि उनकी एक स्टेज हो जाती है, अवस्था हो जाती है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार ये है, तो ये जो होता है कि ये जो स्टैंडर्ड का मतलब होता है, जो चीजें वो चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो चीज हर एक व्यक्ति यूज करने लगा, ठीक है ना, तो वो स्टैंडर्ड हो जाता है एक, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर जो है कि इसका डेफिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति से संबंधित जितनी भौतिक राशियां होती हैं, जो लंबाई में, आयतन और समय का एक क्या हो जाता है, मानक हो जाता है, एक स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक ना। और जो संख्या के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, जो स्टैंडर्ड होगा उसको संख्या के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, पहले क्या था, सब्जियों का भार हम या तो हम आटे चावल लेते थे तो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। पहले हाथों से लेना, ये ऐसे करते, अजूरी करते थे, फिर दे देते, समझते कि नहीं समझ रहे हैं। फिर ना कोई बर्तन था तो बर्तन मिट्टी का होता था तो उससे हम भर के दे देते, लेकिन वो पता नहीं चलता था कितने ग्राम है, कितने किलोग्राम है। अब उसी चीज को हम एक्चुअल किसी संख्या रूप में 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो में हम दिखा देंगे ना, बस वो हमारा क्या हो जाता है, मापन हो जाता है, ठीक है, वही मापन हो जाता है। तो उसी कह रहा है किसी पदार्थ, वस्तु को हम शुद्ध और सही किसी संख्या के रूप में दिखा देते हैं, शुद्ध और सही किसी संख्या के रूप में दिखा देते हैं, बस मापन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना, ये आपका जो है कि आई होप मुझे आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे की तरफ चलते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी चीजें थी यहाँ पर, तो आप इसका डेफिनेशन क्या करिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख के तैयारी कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको समझते हैं। आगे क्या दिया हुआ है हम उसको समझते हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आइए कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ बातें हैं। कह रहा है कि मापन या मात्रक पद्धतियां, जो मापन या मात्रक जो पद्धतियां थी, मेजरमेंट जो सिस्टम है, ठीक है ना, तो कह रहा है जैसे किसमें होता है। अब हमने तो किलोग्राम, मीटर में सब में अब कर लिया, माप लिया, उसको ले लिया, ठीक है ना, लेकिन ये किस पद्धति में मापा जाता है,
ये चीजें हमें सीखना है। जैसे मान लीजिए कि वो चीजें, जैसे कोई भी चीजें हैं तो उस चीज को किसमें मापेंगे, वो पद्धति किसमें आती है उसमें मापा जाएगा। तो जैसे वो पद्धति मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पर नोट करिएगा, बहुत जबरदस्त है। पहले सीजीएस पद्धति होती है, पहला वो आया सीजीएस पद्धति, इसके बाद एफपीएस पद्धति और तीसरा एमकेएस पद्धति, और मेरे प्यारे बच्चों चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको एसआई पद्धति। इसमें जो है कि कुछ पद्धतियों के बारे में हर क्लास में आपको क्लास वाइज अलग अलग जो है कि ये सब चीजें मालूम आपको चली होंगी, लेकिन यहाँ पर आप सभी पद्धतियों को मैं कह रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं डेफिनेशन के साथ, उनके सूत्र को, उनके फॉर्मूले के साथ सारा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि आपको रिप्रेजेंट करके दिया जाएगा और यहाँ बताया जाएगा। और ये पढ़ लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको गेन करने में सफलता पाने में और सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर देखते हैं सीजीएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, एसआई पद्धति। ये चार जो है, चार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ऐसे जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको जो है कि हम पढ़ते हैं। तो भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः चार प्रचलित पद्धतियां हैं। ये चार क्या हैं? प्रचलित पद्धतियां मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपने देखा है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर प्रारंभिक पद्धतियां जो अर्ली सिस्टम में आया है, ठीक है ना, प्रारंभिक पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में यहाँ पर सामने हम देख लेंगे, सीजीएस पद्धति में देख लेंगे। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सेंटीग्राम, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और यहाँ पर सेकंड हो जाता है, ठीक है ना। पहला जो है कि आपका किस में हो जाता है? ये सेंटीमीटर में हो जाता है, दूसरा किस में हो जाता है? ग्राम में हो जाता है, और तीसरा किस में होता है? ये सेकंड प्रणाली हो जाती है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म है, आप लर्न कर सकते हैं। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में, ठीक है ना। इसे फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये प्रणाली कौन सी है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे फ्रांसीसी प्रणाली। देखिए तो करा फ्रांसीसी प्रणाली फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंच भाषा में इस चीज को जो है क्या किया गया? शो किया गया, दिखाया गया, ठीक है ना। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों। अब एफपीएस पद्धति के बारे में हम आते हैं। एफपीएस पद्धति ब्रिटिश पद्धति है। किसने किया इसकी खोज? तो ब्रिटिश ने किया था, इसलिए एफपीएस पद्धति इसको पढ़ा जाता है। तो उन्होंने जो मानक निकाला था, वो मानक क्या होता है? लंबाई को उन्होंने फुट में मापा, ठीक है ना, लंबाई को उन्होंने फुट में मापा। इसके बाद द्रव्यमान को उन्होंने पाउंड में मापा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और एस को उन्होंने सेकंड में ही मापा। समय को उन्होंने किस में मापा? सेकंड में ही मापा, कोई अलग मापन उन्होंने नहीं किया। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने आपने यहाँ पे देखा, तो ये पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, किसने खोज किया है। तो ये आपको जो है कि आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से हम इसको समझते चलेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे कि हमारी सारी जो है कंसेप्ट, हमारे सारे जो है पॉइंट्स ये क्या होते जाए? क्लियर होते जाए। और आगे की तरफ जो है कि इसके कई पार्ट हैं, इसके कई पार्ट में बनाया गया है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग होने की वजह से समय जो है कि बच्चे जो है कि पूरी तरह से कर नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो इसको हमने 30 जो है मिनट के मतलब आधे घंटे के अंदर तक मैंने सब किया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम अब आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। अब हम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर भी पढ़ेंगे, हम देखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर दिया है एमकेएस पद्धति। हमने 2 पद्धति पढ़ लिया, तीसरा पद्धति देख रहे हैं एमकेएस पद्धति, जो इंजीनियरिंग, ठीक है ना, ये पद्धति इंजीनियरिंग सेक्शन में कहलाती है। तो आइए इसमें क्या होता है? लंबाई को मीटर में, एम को मीटर, हाँ हिंदी भाषा में एम को मीटर में, के को हमने क्या किया? किलोग्राम में, ठीक है ना, और एस को हमने किसमें मापा? सेकंड में। मतलब इन तीनों में मेजरमेंट सेम है, वही तीनों में मेजरमेंट, जैसे यहाँ पे एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। तो ये प्रयोग इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? आधुनिक पद्धति बोलते हैं या मॉडर्न सिस्टम बोलते हैं। इन दोनों का कभी पूछो कौन सा सिस्टम किस पद्धति में आता है, तो आप बताएंगे कि ये आधुनिक पद्धति में आता है, मॉडर्न पद्धति में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाता है? एमकेएस का, ये एमकेएस का प्रयोग जो है कि इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। आइए हम आगे की तरफ पढ़ते हैं, एसआई पद्धति को देखते हैं। एसआई पद्धति इंटरनेशनल पद्धति हुई, जिसमें जो है कि यहाँ नहीं, इसका जो प्रयोग हम करते हैं वो देश के बाहर भी कर सकते हैं, अपने देश से दूसरे देश में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमकेएस पद्धति का परिभाषित रूप है,
ये MKS पद्धति का क्या है, परिभाषित रूप, मतलब इसको परिभाषा इसके जरिए दी गई, इसको परिभाषित किया गया, मतलब ये सही इसका परिभाषा दी गई, ठीक है। अब इसके बाद 1971 के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में स्वीकार की गई, ये पद्धति स्वीकार की गई, भाई ये परफेक्ट है, ये सही है, इसको रखा जाए, ठीक है। अब ये वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है और आज के समय में MKS पद्धति को ही सबसे बड़ा बेस्ट पद्धति मानकर जो है इसी को मानक रूप से हर जगह इसका प्रयोग अब होता है। जो उसके पहले जो पद्धतियां थी, ठीक ना, उस पद्धतियों को जो है क्या किया गया है, उस पद्धतियों का जो प्रयोग समय समय पर रहा, अब जो है उस पद्धति का ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, उस पद्धति का प्रयोग जो है कि SI पद्धति का जो प्रयोग हर जगह होता है और हर समय होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं, ठीक है ना, कि अगला पॉइंट क्या है। इसको नोट्स करते चलिएगा, तैयार करते चलिएगा और आपको सफलता में जो है कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यदि फिजिक्स के आने वाले कहीं से भी आपको प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं और अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर ये हमने क्लियर कर चुका हूं, ये याद रखिएगा 1971 का जो समय था, जिस समय SI पद्धति को अधिवेशन में, ठीक है ना, अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। हम आगे की तरफ आते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर करें कि भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, तो वे भौतिक गुण जिनका मापन किया जा सकता है, ये भौतिक गुण जिनका मापन हम क्या कर सकते हैं या किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, जिन्हें हम संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा, वे भौतिक गुण जिसका मापन किया जा सकता है और जिन्हें हम संख्या के रूप में, यहाँ पे देखिए, संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मापन करेंगे लेकिन किसी संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं भाई ये संख्या इतना लिए हो और उतना में देना होगा आपको, ठीक है ना। तो ये जो चीज होता है भौतिक राशियां कहलाती है। इसका Q बराबर होता है N गुणे U, Q बराबर होता है N गुणे U, क्वांटिटी हो जाती है, Q मतलब क्वांटिटी जो राशि के रूप में होती है। N जो होता है कि ये आपका परिमाण हो जाएगा, परिमाण कितने बार है, नंबर कितने बार, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर U जो है कि उसकी मात्रक हो जाती है, ठीक है ना, यूनिट हो जाती है, यूनिट, U फॉर यूनिट हो जाती है। तो राशि बराबर परिमाण गुणे मात्रक, ये आपका हो गया। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये ऑप्शन हम दे रहे हैं इस प्रकार से कि आप लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। परिमाण में मैग्नीट्यूड, जैसे मान लीजिए 100 परिणाम हो गया, 7 परिमाण हो गया, 7 परिमाण हो गया, इस तरह से। मात्रक में मान लीजिए यहाँ पे ग्राम में आएगा तो मात्रक हो जाएगा, सेकंड में मात्रक हो जाएगा, मीटर में मात्रक हो जाएगा। राशि यदि क्वांटिटी की पढ़ेंगे तो चीनी की मात्रा राशि में आएगी, समय की राशि में आएगी, दूरी की राशि में आएगी। तो कहने का मतलब इनमें जो है कि मेजरमेंट करते हैं और इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है, नोट्स कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ से फॉर्मूला है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपको, होता चला गया होगा। तो आप आगे की तरफ हम देखेंगे कि आगे वाले में क्या दिया हुआ है, आगे की तरफ वर्गीकरण किस प्रकार से है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण हुआ मेरे प्यारे बच्चों। जब आगे चले तो यहाँ पर भौतिक राशियों क्या हुआ, वर्गीकरण हुआ। वर्गीकरण मतलब इसको डिवाइड किया गया, किस भागों में, कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो ये सब चीज देखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिवाइड किया गया तो कितने भागों में डिवाइड किया गया, इसको हम समझते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया गया, तो किसमें किया गया, याद रखिएगा। तो मापन और मात्रक के आधार पर, किसके आधार पर किया गया है, मापन और मात्रक के आधार पर इसका किया गया है, ठीक है ना। जिसमें आपको यहाँ पर पढ़ेंगे तो मूल राशि होता है जो फंडामेंटल है, यहाँ पर व्युत्पन्न राशि है जो डिराइव्ड है होता है व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। यहाँ पर पूरक राशियां जिसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। इसके भौतिक राशियों का ये वर्गीकरण है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये भौतिक राशियों का ये वर्गीकरण है, मापन और मात्रक के आधार पर है, ठीक है ना। ये संख्यात्मक मात्रक के आधार पर आपको दिया गया है। इसके बाद दिशा और परिमाण के आधार पर, यहाँ पे देखिए पॉइंट ये है, दिशा और आधार के रूप में ये किसमें मापा गया है, तो इनके दो भाग होते हैं दिशा और परिमाण के आधार पर। एक सदिश राशि जिसको वेक्टर बोलते हैं, एक अदिश राशि जिसको हम स्केलर बोलते हैं, ठीक है ना। एक अदिश राशि हम इसको स्केलर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, क्योंकि बात होता क्या है कि इनको यदि हम बड़े पार्ट्स में करके यदि कर देंगे तो फिर ये जो कि बहुत बड़ा बोझ भी हो जाता है, बहुत बड़ा वजन भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक शॉर्ट तरीके से बताया गया है जिसमें आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, कम समय में आप पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार से भौतिक राशियों का मापन 3 प्रकार से हुआ है, मापन और मात्रक के आधार पर। पहला मूल राशि फंडामेंटल, दूसरा व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड, और तीसरा होता है पूरक राशि जिसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और इसी को यदि देखा जाए तो दिशा और परिमाण के आधार पर देखा जाए तो ये सदिश राशि होती है और अदिश राशि। कहने का मतलब यह है कि मात्रकों का इसमें जो हम किसमें करते हैं, वजन में होगा, तो वो फंडामेंटल मूल राशि में, फिर व्युत्पन्न राशि उससे क्या क्या होगी, और ये दिशा में होगा। ये जो चीज होगा ना, ये भौतिक राशियों को उसके दिशा के हिसाब से हम उसका डिनोट करते हैं और दिशा के हिसाब से उसको हम समझते हैं।
तो ये चीजें मेरे प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंस था, आपने इसको समझ चुके हैं। अब आगे की तरफ हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, अगला सेक्शन किस तरह से हम उसके बारे में पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी भेजिएगा, जिससे उसकी फुल सहायता मिल पाए। और आगे की तरफ हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये लगभग आपको ये क्लियर हो चुका है, भौतिक राशियों का वर्गीकरण ये क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ पर जो कि हमने देखा, अब इसको भी देख लेते हैं एक बार हम। अब आइए वे भौतिक गुण, देखिए भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है, आइए भौतिक राशियों के बारे में समझेंगे। तो वे भौतिक गुण, ठीक है ना, कह रहा है कि ये भौतिक गुण, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहने का मतलब दिया हुआ भौतिक राशियों में वे भौतिक गुण जिसका मापन किया जा सकता है तथा जिसे संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये इसके पहले पढ़ लिए हम, इसके पहले हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो ये हमने इसके पहले पढ़ लिया था। तो यही चीज जो है कि आपको बता रहा है कि इसका ये जो मात्रा किसमें होता है। अब हम आइए मूल राशियां के बारे में पढ़ते हैं, मूल राशियां क्या होती है इसके बारे में समझते चलते हैं, ठीक है ना। तो मूल राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, ठीक है ना, पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इसमें कोई भी जो है कि रुकावट नहीं होती है, जिसमें लंबाई लेंथ कहते हैं, समय टाइम जो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं, ये लंबाई लेंथ में मापी जाती है, समय टाइम में मापा जाता है, समय को टाइम कहते हैं और ताप को टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ना। मास को, द्रव्यमान को मास कहा जाता है, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा को हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जितनी भी राशियां आपको यहाँ पर लिखी गई है, या आपको दिख रहा है स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ये सारे जो है पूर्णतः क्या स्वतंत्र राशियां होती हैं, ये स्वतंत्र राशियां इनको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कभी कोई पूछ देता है कि स्वतंत्र राशियां कौन कौन सी होती हैं, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि स्वतंत्र राशियां ये जो आपके सामने दिया है कि ये सब राशियां होती हैं। तो इस तरह से आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ हम पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना, आगे की तरफ पॉइंट पे हम चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसका, ठीक है ना, अगला पॉइंट क्या है इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए इन सब चीज को देख लेते, कह रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहां पर हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मूल राशियां जो होती है, मूल राशियां वो लंबाई जिसको लेंथ कहते हैं अंग्रेजी में, और यहाँ पे एसआई मात्रक में मीटर कहा जाता है, ठीक है ना। मूल राशियां लंबाई में क्या होती है, ये मूल राशि जो होती है लंबाई में एसआई मात्रक जो इसको कहा गया, अभी हमने लास्ट में पढ़ा, पिछले समय पढ़ा। तो एसआई मात्रक में ये मीटर होता है, एसआई मात्रक में क्या होता है, मीटर। इसको स्मॉल एम से हम दिखाते हैं, इसको स्मॉल एम से हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो क्या हुआ, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में, याद रखिएगा मेजरमेंट है, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में, इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के, ठीक ना, 1 सेकंड के 1 बटे मतलब 2,9,9,9,7,9,2,4,5,8वें भाग में, ठीक ना, तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड में 1/2,9,9,7,9,2,4,5,8वें भाग में तय की गई दूरी कहलाती है। इसे परिभाषिक वर्ष यदि कहा गया, परिभाषिक वर्ष यदि कहा जाए तो 1983 में इसका डेफिनेशन दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना, याद करिएगा कि यह परिभाषा वर्ष 1983 में दी गई थी। मतलब कह रहा है कि प्रकाश के निर्वात में, जैसे कोई निर्वात है, ठीक है ना, माध्यम है, तो निर्वात में कह रहा है कि 1 सेकंड में यदि कह रहा है कि 1 बटे, ठीक है ना, 2,9,9,7,9,2,4,5,8वें भाग को जो दिखाता है या तय करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ये एसआई मात्रा का मीटर कहा जाता है, जिसको एम से दिखाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपको क्या किया गया, ये परिभाषा 1983 में दिया गया था, ठीक है। इसके बाद द्रव्यमान में आते हैं। द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं, मास से दिखाते हैं, द्रव्यमान को मास से दिखाते हैं। और उसी के छोटा वाले लेटर में हम क्या करें, यहाँ पर केजी में, जो द्रव्यमान एसआई मात्रा को किलोग्राम में मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, किलोग्राम में, याद रखिएगा, ठीक है। तो किलोग्राम में मापा जाता है। तो कह रहा है यहाँ पे इसका डेफिनेशन कि फ्रांस के सेवरिस में स्थित अंतरराष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो, कह रहा है कि फ्रांस के सेवरिस में स्थित अंतरराष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर का द्रव्यमान, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है, याद रखिएगा। वहां पर मापन इसका हुआ था। तो कह रहा है कि प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर का जो द्रव्यमान होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो यह जो है कि आपको किलोग्राम कहा गया। तो यह परिभाषा 1989 में दी गई थी। कब दी गई थी, 1989 में मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, 1989 में, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे ये देखिए क्या बताया जाए कि सिलेंडर है ये, ठीक है ना, ये सिलेंडर है, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बनी हुई है जो निर्मित सिलेंडर है। इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है। बस इसी को क्या किया गया, द्रव्यमान का केजी में, ठीक है ना, केजी में इसको जो है क्या किया गया, उस समय 1989 में इसको नाम दिया गया केजी,
इस किलोग्राम को केजी में नाम दिया गया, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप ये आपको सब क्लियर होता चला जा रहा है। तो इस तरह से नहीं समझ में आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसको जो है कि आप ये कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप जो है कि मैसेज कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर उसका जो है क्लियरेंस किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पॉइंट था ये सारे चीज आपको ये क्लियर किया जा रहा है। अब आगे की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है इसको समझते चलते हैं, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो किस तरह से वो क्लियर करना देखते हैं। आइए अब आता है मूल राशि में, और क्या आता है मूल राशि जो पीछे समय बताया गया था तो 4 प्रकार के थे, जिसमें समय आता है, क्या आता है इसमें समय आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा एसआई मात्रक में जो सेकंड में मापा जाता है, ठीक है ना। समय को किस में मापा जाता है, एसआई मात्रक में सेकंड में मापा जाता है। इसको स्मॉल लेटर एस से दिखाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब एस से दिखाया जाता है, सेकंड का क्या होगा, तो आइए इसको हम देख लेते हैं। तो कह रहे हैं 1 सेकंड वह समय अंतराल है, 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी एटॉमिक जो है वॉच होती है, एटॉमिक क्लॉक होती है, परमाणु घड़ी में सीजीएम 133 का परमाणु, जैसे 133 का परमाणु, ठीक है ना, जो 9192631770 बार कंपन करता है। याद रखिएगा उस सेकंड की मात्रक बता रहे हैं कि उस सेकंड में इतने बार कंपन करता है। यह परिभाषा कब दी गई थी, तो 1967 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में दी गई थी, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के सम्मेलन में दी गई थी। 1 सेकंड समय अंतराल में जो परमाणु जो घड़ी होती है, ठीक है ना, सीजीएस 133 का जो परमाणु होता है तो कितने बार ये कंपन करता है, इतने बार कंपन करता है, 91 92 63 17 70, ठीक है ना, इतने बार कंपन करता है। और ये परिभाषा विज्ञान सम्मेलन में 1967 में दी गई। तो इस सेकंड का जो समय का मात्रा सेकंड में उसको क्या किया गया, रखा गया, ठीक है। अब आइए विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, तो एम्पियर को ए से दिखाया गया, एम्पियर को किससे दिखाया गया, ए से दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एम्पियर विद्युत की वह धारा है, 1 एम्पियर विद्युत की वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की समय अंतराल दूरी पर, समय अंतराल मतलब निर्वात में 1 मीटर करे कि 1 मीटर की समय समानांतर दूरी पर, समानांतर दूरी है, ठीक है ना, 1 मीटर की समानांतर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के तार, जो लंबाई के तार होते हैं, जो तार अपने घर में आते हैं, जो हमारे घर में जो है कि बाहर से तार हम खींच कर लाते हैं, सप्लाइयां देते हैं, तो वही कह रहा है कि 2 अनंत लंबाई के तार चालक उसको माना जाता है। जो तार होते हैं उसको चालक मानते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बिजली आती है, ठीक है। तो प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर, कह रहा है कि प्रत्येक तार की क्या है, प्रति मीटर, कह रहा है कि दो लंबाई के तार अनंत रहेंगे। अब प्रति मीटर जो होती है लंबाई पर तारों के मध्य, क्या कह रहा है, प्रति मीटर लंबाई के तारों के मध्य 2 × 10 न्यूटन का, 2 × 10 न्यूटन का जो बल उत्पन्न करती है, उसे ही क्या कहता है, 1 एम्पियर में मेजरमेंट या मापक जो है उसको मापा गया था, मापन माना गया था। और इसका जो है 1948 में इसको मान्यता दी गई। तो इस तरह से 2 तार हैं, तार के बीच जो है कि हमारे क्या धारा प्रवाहित होती है, बिजली प्रवाहित होती है। तो वही कह रहा है कि इसके बीच अनंत जो है कि चालक है मान लिया जाए, ये चालक पर जो है कि प्रति मीटर मान लिया कि प्रति 1 मीटर, इस पर प्रति मीटर जो है ना कि 2 × 10 न्यूटन का जो बल उत्पन्न होगा बिजली के आने से या बिजली से प्रवाहित होते बल उत्पन्न होता है, उसी को जो है कि हम क्या कहा कि 1 एम्पियर विद्युत धारा मापा गया या माना गया। और ये जो है कि 1948 में इसको मान्यता दी गई मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे नोट्स है, आप इसको जो है कि नोट्स करते जाइए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, ठीक है ना। और ये आपके आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंस जो रोल अदा करने वाले हैं, जो आपके जो एग्जामिनेशन में जो है कि ये क्या करता है, गेन करता है, और एग्जामिनेशन में आपको जो है कि सफलता के तरफ जो है कि क्या करता है, परिभाषित करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या करें, अपने दोस्तों मित्रों के पास भेजिएगा जो इनको इसकी सहायता मिल पाए मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर देखते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखें मूल राशियों में जैसे ताप टेम्परेचर में मापा गया था, तो टेम्परेचर यहाँ पर देखिए तापमान जो दिया है कि इसका जो है कि एसआई मात्रा जो केल्विन होता है, एसआई मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है, याद रखिएगा। एक केल्विन इसको मापा गया, जिसको हम क्या करते हैं, ये के से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि तापमान जो होता है किसी को, जैसे किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या था, बर्फ को हम गर्म करके पानी में जब उसको बदलते हैं, या पानी में जो बदलाव होता है तो कितने टेम्परेचर पे होता है, उसके बारे में आइए देखते हैं। तो जल के त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट के उष्मा गति मतलब जब उसको गर्म करते हैं तो उसमें क्या निकलता है, भाप निकलता है, उसको उष्मा देते हैं, गर्माहट देते हैं, कि ताप ना, ताप जिसको कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का कह रहा है कि 1 बटा क्या बोला यहाँ पर 273.16वां भाग, याद रखिएगा 1/273.16वां भाग के 1 केल्विन कहलाता है,
ठीक है ना। कह रहा है कि ये थर्मोडायनेमिक जिसमें उष्मागति का ताप होता है 1/273.16 भाग जो है कि 1 केल्विन कहा जाता है। ये इसका डेफिनेशन दिया गया। त्रिक बिंदु ताप अब क्या होता है इसको समझते हैं। त्रिक बिंदु ताप क्या होता है, तो जिस पर पानी के तीनों अवस्थाएं, पानी को क्या होती है, तीनों अवस्थाएं, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना, पानी को तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस एक साथ पाई जाती है, एक साथ पाई जाती है। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु होता है कितना, 273.16 केल्विन। क्या होता है, शुद्ध जल का जो है त्रिक बिंदु जो होता है 273.16 केल्विन। ताप पर कह रहा है कि 0.01 डिग्री सेल्सियस तथा 6.11.65 पास्कल दाब पर होता है। मतलब इतना दाब पे होगा, ठीक है ना, इतना ये टेम्परेचर पे होगा। त्रिक बिंदु किस पे होता है, दाब पे भी होता है। इसके